हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमएस स्टडी गुरु। सो आज की इस वीडियो में हम करंट अफेयर्स करने वाले हैं। दैट इज मोस्ट अवेटेड सेशन। तो बहुत सारे लर्नर्स के लिए ये बहुत ही अवेटेड सेशन रहा है। और मैं आपको बता दूं कि ये जो करंट अफेयर्स की आज वीडियो है इसमें हम क्या क्या करेंगे। बेसिकली मैंने इससे पहले एक इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट का सेशन लिया था। तो वो इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट के सेशन में मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको कवर करवा दी थी जो करंट में आती थी। ठीक है, जो करंट अफेयर्स का पार्ट थी। उसके अलावा जो बजट एंड इकोनॉमिक सर्वे के अलावा जो है वो हम आज करेंगे। और इसके अलावा एक गवर्नमेंट स्कीम्स की क्लास भी हमारी है जिसमें हम स्पेसिफिकली लेटेस्ट गवर्नमेंट स्कीम्स को टारगेट कर रहे हैं। तो सिर्फ मतलब यही करंट अफेयर्स देखकर ही आपका वो नहीं है कि काम हो जाएगा करंट वाला। आपको वो साथ में इकोनॉमिक सर्वे वाली क्लास, गवर्नमेंट स्कीम्स वाली क्लास और भी जितनी भी मैंने इंडियन इकोनॉमी की क्लासेस ली हैं। अनएम्प्लॉयमेंट वाली क्लास में मैंने अनएम्प्लॉयमेंट का लेटेस्ट डाटा दिया है। फॉरेन ट्रेड वाली क्लास में फॉरेन ट्रेड का लेटेस्ट डाटा दिया। तो वो सारी सीरीज आपको देखनी है। मतलब कहीं ना कहीं हर एक वीडियो में कुछ करंट का छुपा ही हुआ है। ठीक है, तो दैट्स वाई इस सारी सीरीज देखने के लिए देखनी आपके लिए जरूरी है। और एक और चीज आपको यहाँ पे बता दूं कि जो करंट अफेयर्स है ना, इसकी कोई लिमिट नहीं है। देयर इज नो लिमिट कि मैं कभी नहीं बोलूंगी कि जितना मैंने करवाया उतना कर लो, सफिशिएंट है। नहीं, अगर आप अपने बिहाफ पे कुछ सेल्फ स्टडी से करंट चीज़ों के बारे में पढ़ सकते हैं। देखिए, करंट अफेयर्स स्पेसिफिकली टारगेट टू इकोनॉमिक्स, इंडियन इकोनॉमी के लिए आप कर रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं है कि जनरल स्टडीज से कुछ भी करंट अफेयर्स पढ़ लेने, आपको इकोनॉमिक्स रिलेटेड करंट अफेयर्स पढ़ने। अगर आपको कुछ और मिलते हैं अपनी सेल्फ स्टडी से पढ़ सकते हैं, तो यू कैन श्योरली डू बाय योर सेल्फ। ठीक है, क्योंकि इसका कोई लिमिट है ही नहीं है कि इतना कर लो तो बस खत्म। तो देखिए, लेट्स सी। अब ये एमएस स्टडी गुरु ऐप आपको डाउनलोड करनी है प्ले स्टोर पर भी अवेलेबल है। और अगर आपके पास आईफोन है तो भी आप ये ऑर्गेनाइजेशन कोड पुट करके माई इंस्टीट्यूट डाउनलोड कर सकते हैं। ये हमारी बेस्ट सेलिंग बुक्स हैं जी, इकोनॉमिक्स। फिर ये प्रीवियस ईयर की आई, ये आपकी हिंदी मीडियम, ये इंग्लिश मीडियम पेपर 1 की। तो ये टेलीग्राम फॉलो कर लीजिए सभी तरह के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और क्या कौन कौन से कोर्सेज अभी चल रहे हैं। कॉम्बो कोर्स दिसंबर एंड जून वाला चल रहा है हमारा। फिर क्रैश कोर्स जो दिसंबर वाला चल रहा है, रिवीजन कोर्स, देन आरपीएससी का कोर्स चल रहा है। एंड टेस्ट सीरीज जो है पेपर 1 एंड पेपर 2 इकोनॉमिक्स की भी अवेलेबल है एप्लीकेशन पर। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था एक बार एग्जाम में कि ये जो जीडीपी अपना वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, हाँ वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक दैट इज WE, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की ये जो रिपोर्ट है ये किसके द्वारा दिया जाती है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। यस, सो वर्ल्ड, इसका फुल फॉर्म क्या है, बट इट्स फुल फॉर्म इज वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक की रिपोर्ट IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा दी जाती है। तो इस रिपोर्ट में ग्लोबल जीडीपी फोरकास्ट की गई थी 2023 की। तो उसकी आपको यहाँ पे फिगर्स देखनी है। ठीक है, ग्लोबल पूरे विश्व की आ रही है ये, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है उनकी, EMDs, इसकी फुल फॉर्म बताओ मुझे कमेंट में, चाइना की और ये इंडिया की। ठीक है, तो ये 2022 के एस्टिमेट्स दिए हैं, ये साथ में उसके 2023 के एस्टिमेट्स भी आपको दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसके साथ ही आपको नजर आ रहा है एक वर्ल्ड बैंक के एस्टिमेट्स। तो ये जो GEP है इसका फुल फॉर्म रहता है ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। ठीक है, दैट इज ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स। तो ये जो ग्लोबल इकोनॉमी प्रोस्पेक्ट्स हैं ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा आते हैं और वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक IMF के द्वारा। तो इसके भी 2022-2023 के एस्टिमेट देखिए, ये एस्टिमेट है और ये फोरकास्ट है कि भविष्यवाणी आने वाले मतलब साल में ऐसा होगा। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे बिकॉज दीज आर इम्पॉर्टेंट फिगर्स। ये सारी फिगर्स इंपॉर्टेंट है। जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक वाली है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। और इसमें स्पेसिफिकली इंडिया का तो आप जरूर याद रखेंगे, तो बाकी आप सारा खुद इसको पढ़ सकते हैं। देखिए, अब एक चीज यहाँ पे और देखना कि ये जो IMF का है डाटा, ये जैसे इसमें 3.4 दिए, बट वही वर्ल्ड बैंक ने 2.9 दिया। काफी लोअर एस्टिमेट्स हैं वर्ल्ड बैंक के अगर IMF से उसे कंपेयर करें तो, है ना। फिर इसका 2.9 है 2023 का, इसका 2023 का 4 का सिर्फ 1.7 है।
इसी तरह जो एडवांस्ड इकोनॉमीज है इसका 2.7 है, इसका 2.5 है, 1.2 है, इसका 0 मतलब हर एक एस्टिमेट उससे कम है वर्ल्ड बैंक का। फिर अगर इंडिया का देखें 6.8 और इसका 6.9 है, ज्यादा है उससे। 2023 का 6.1 है, 2000 इंडिया का ज्यादा है, देखो है ना, बाकी सबका कम था, इंडिया का फोरकास्ट वर्ल्ड बैंक का ज्यादा है IMF से। तो ये 3 ज्यादा इंपॉर्टेंट है ग्लोबल एडवांस्ड इकोनॉमीज इन इंडिया के, ठीक है जी। फिर आगे यहाँ पे मैंने मेंशन किए टॉप 5 सेक्टर्स रिसीविंग हाईएस्ट FDI इक्विटी इनफ्लो ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23। तो टॉप 5 सेक्टर्स कौन कौन से हैं? पहले में आ रहा है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर 34%, जो हाईएस्ट FDI इनफ्लोज इसमें आ रहे हैं। सो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, है ना। जो हमारी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट अगर डायरेक्टली कोई फॉरेनर आके हमारे कंट्री में किसी प्रॉपर्टी पे इन्वेस्ट कर रहा है, कोई जगह बना रहा है, कोई अपना जो है फर्म, अपना कोई फर्म या अपनी कोई जैसे फिजिकल कोई एसेट क्रिएट कर रहा है इंडिया में आके, कोई प्रॉपर्टी, कोई बिल्डिंग, है ना, इस तरह की चीज़ों पे इन्वेस्ट कर रहा है, कोई इंडस्ट्री, तो वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी। जो इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है उसमें आता है शेयर मार्केट में, जैसे अगर कोई फॉरेनर हमारी शेयर मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा है वो फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होगी, उसको हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। अगर सिंपल भाषा में मैं पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बोल रही हूँ तो दैट मीन्स वो इंडिया का ही पर्सन इंडिया में इन्वेस्ट कर, फॉरेन का अगर फॉरेन वर्ड लग जाए फॉरेनर इन्वेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो FDI सबसे ज्यादा FDI इनफ्लो किन 5 सेक्टर्स में हुआ? कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर, सर्विस सेक्टर के अंडर आता है ये भी वैसे। फिर सर्विस सेक्टर में फाइनेंशियल, बैंकिंग, इंश्योरेंस, आउटसोर्सिंग, रिसर्च डेवलपमेंट, कुरियर, टेक्नोलॉजी, टेस्टिंग एंड एनालिसिस, ये सब चीज़ें 22% में आ रही हैं। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री 5%, ट्रेडिंग 18%, कंस्ट्रक्शन सेक्टर जो है हमारा, जो मैन्युफैक्चरिंग के अंडर आता है, दैट इज 5%। तो ये आपको याद रखना है। सबसे टॉप पर कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दूसरे नंबर पे सर्विस सेक्टर है, जिसमें सर्विस सेक्टर में कौन कौन सी चीज़ें, बैंकिंग, इंश्योरेंस, फाइनेंशियल सर्विसेज वगैरह। तो फिर तीसरे नंबर पे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री हो गया, देन ट्रेडिंग हो गया, देन 5वें नंबर पे कंस्ट्रक्शन हो गया। क्रोनोलॉजी याद रखनी है। अब ये RBI की मीटिंग हुई मॉनेटरी पॉलिसी की, इसकी थोड़ी हाईलाइट्स देख लीजिए। मार्जिनली रेसिस GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन फॉर फाइनेंशियल ईयर 24 टू 6.5% फ्रॉम एन अर्लियर एस्टिमेट ऑफ 6.4%। तो इसमें GDP ग्रोथ प्रोजेक्शन, ये जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है RBI की, यहाँ पे आपको पूछा जा सकता है कि RBI के द्वारा जो GDP का प्रोजेक्शन है वो कितना है। तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में ये जो प्रोजेक्शन है 6.5% है। पहला जो एस्टिमेट था वो 6.4% था, अब जो एस्टिमेट है दैट इज 6.5%, है ना। तो ये बस इसमें यही इंपॉर्टेंट। हाँ, एक ये चीज देख लो, करंट अकाउंट डेफिसिट टू रिमेन मॉडरेट इन फोर्थ क्वार्टर फाइनेंशियल ईयर 2023 एंड आल्सो इन द करंट फिस्कल ईयर, मतलब मॉडरेट रहेगा करंट अकाउंट डेफिसिट। अच्छा, ये अब थोड़ा सा डाटा 2011 के सेंसस का है, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। जैसे डिकेडल ग्रोथ रेट हमारा मैं इंपॉर्टेंट बता देती हूँ यहाँ पे आपको। सेक्स रेशियो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑल ओवर इंडिया 943, चाइल्ड सेक्स रेशियो दैट इज 919 है। हाईएस्ट मेल फीमेल यानी कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो जो है केरला का है 1084। तो ये 3 फिगर्स यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंट है ज्यादा। देन बर्थ रेट जो है 21.8 पर 1000 लाइव बर्थ, डेथ रेट जो है 7.1 पर 1000, टोटल फर्टिलिटी रेट 2.4 पर 1000 लाइव बर्थ, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट यहाँ पे 2007 से 2007 का दिया हुआ है, हाँ 2007 में 212 पर ये 1 लाख लाइव बर्थ के पीछे है। जैसे टोटल फर्टिलिटी रेट, डेथ रेट, बर्थ रेट हम पर 1000 के पीछे देख रहे हैं, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो 1 लाख के पीछे देख रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ मुझे और याद आई, आपका जो पॉपुलेशन पॉलिसी है, RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर वाले जो बच्चे हैं उनके सिलेबस में पॉपुलेशन पॉलिसी है, UGC नेट के सिलेबस में है नहीं है खैर, बट UGC नेट वाले भी एक बार पढ़ लेना, लिख लो। जो नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी है उसकी फिगर्स आपको पढ़नी है एक बार, ठीक है। सो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट टोटल जो है 42 पर 1000। इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट पता है ना कि बच्चा होने से मतलब 1-2 साल के अंदर अंदर वो मर जाए, दैट इज 1 साल के अंदर अंदर करते हैं वैसे। चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट 0 से 5 साल तक आ जाता है, इसमें 52 है पर 1000। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी टोटल जो है 66.21 ईयर्स, ठीक है। और अगर मेल फीमेल का अलग अलग देखोगे 64.5 मेल का और 64.6 फीमेल का है। लिटरेसी रेट 73%, ये 2011 के सेंसस की ही फिगर्स हैं।
और मेल फीमेल का अलग अलग। देखिए मेल का 80.9% है, ये है ना मेल का, और फीमेल का 64.6%, काफी कम है फीमेल का मेल के कंपैरिजन। फिर ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग रेट यहाँ पे 3 साल का दिया मैंने, जिसे ट्रेंड दिया हुआ है 10-11, 11-12, देन 12-13। तो ये देखो ये कम हो ही जा रहा है, ट्रेंड समझो, ट्रेंड समझने की कोशिश करो, ये कम हो ही जा रहा है। 10-11 में 33% था, 11-12 में 31 हो गया, 12-13 में 30, यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक सेविंग रेट पहले से कम हो ही जा रहा है। और जो कैपिटल फॉर्मेशन है वो भी कम हो ही जा रही है। देखो 36.5% से वो 34.8% पर आ रही है, यानी कि जो कैपिटल ग्रोस कैपिटल फॉर्मेशन का ट्रेंड है वो भी यहाँ पे डिक्लाइन हो रहा है ना। फिर टोटल पॉपुलेशन मेल्स कितने हैं और फीमेल्स कितनी है, बस इनका परसेंटेज याद रख लो। ये एब्सोल्यूट फिगर्स एग्जाम में नहीं पूछी जाती, आपको एग्जाम में एब्सोल्यूट फिगर नहीं पूछी जाती, अगर पूछा जाता भी है तो परसेंटेज ही पूछा जाता है, ठीक है। हाँ ये तो हमने कर ही लिया ना, 940 फीमेल्स पर मेल सेक्स रेशियो पहले भी किया था, और चाइल्ड सेक्स रेशियो जो है वो 914 फीमेल चिल्ड्रन आ गया। लिटरेसी रेट 2011 74%, वही अबाउट 72-74 इतना ही रहता है लिटरेसी रेट हमारा। अच्छा अब ये ना थोड़ी स्टेट्स की रैंकिंग्स देखिए। स्टेट विद हाईएस्ट पॉपुलेशन, सबसे ज्यादा पॉपुलेशन यूपी, देन दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र, तीसरे नंबर पे बिहार, चौथे नंबर पे वेस्ट बंगाल, एंड स्टेट विद लोएस्ट पॉपुलेशन, सबसे कम पॉपुलेशन सिक्किम में है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ना है आपको, ये क्रोनोलॉजी पढ़नी है। और सबसे ज्यादा सेक्स रेशियो केरला में है, दूसरे नंबर पे पौंडीचेरी आता है, ठीक है। सबसे कम सेक्स रेशियो दमन एंड दीव, और चाइल्ड सेक्स रेशियो सबसे ज्यादा जो है मिजोरम में है, मिजोरम में। लोएस्ट चाइल्ड सेक्स रेशियो हरियाणा में है, एंड उसके बाद आता है पंजाब। हाईएस्ट लिटरेसी केरला में है, एंड लोएस्ट लिटरेसी जो है वो बिहार में। फाइन। अब ये जो है स्टेट वाइज सेक्स रेशियो दिया हुआ है, जैसे केरला में सेक्स रेशियो जो है 1084 जो हमने पढ़ा हाईएस्ट है। मेन इंपॉर्टेंट स्टेट्स का कर लेना। तमिलनाडु का 996 है, आंध्र प्रदेश का 993 है, फिर आप कर लो ओडिशा का 979 है, एंड हिमाचल प्रदेश का 972 है, असम का 958 है। मतलब कुछ कुछ स्टेट्स का कर लेना, सभी स्टेट्स का कैसे याद रखोगे, कुछ कुछ स्टेट्स का कर लेना। तो जैसे अरुणाचल प्रदेश 938 है, यानी कि 1000 मेल्स के पीछे इतनी फीमेल्स हैं। महाराष्ट्र का 929, गुजरात का 919, बिहार का 918, पंजाब का 895, काफी कम है, हरियाणा का 879, और दिल्ली का 868, ये भी बहुत कम है दिल्ली का भी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे पीएम गति शक्ति के बारे में थोड़ा सा पढ़िए। पीएम गति शक्ति दैट इज नेशनल मास्टर प्लान फॉर मल्टी मॉडल, जो हमारा बजट आया था उसमें इसका जिक्र हुआ था, पिछले वाला 2021 में पीएम गति शक्ति लॉन्च हुआ। इसमें आपको याद ये रखना है कि इसके 6 पिलर्स हैं और 7 इंजन हैं, ये चीजें भूल जाते हैं। 6 पिलर्स कितने हैं 6, और इंजन कितने हैं 7। आपको 7 इंजन के नाम याद रखने हैं, ठीक है। कौन कौन से 7 इंजन है, रोड्स है, रेलवेज है, एयरपोर्ट्स है, पोर्ट्स है, बंदरगाहें, मास ट्रांसपोर्ट है, वाटरवेज है, एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये 7 इसके इंजन याद रखने हैं, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा इसके बाद रिटेल इन्फ्लेशन एंड होलसेल प्राइस है। देखिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स रहता है और एक होलसेल प्राइस इंडेक्स रहता है, इनके बेस ईयर याद रखने बड़े जरूरी है। तो ये जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है जिसको हम रिटेल इन्फ्लेशन बोल देते हैं, दैट मेजर्स चेंजेस इन प्राइस लेवल ऑफ मार्केट बास्केट ऑफ कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज, जो मतलब हाउस होल्ड्स के द्वारा कंज्यूमर गुड्स एंड सर्विसेज परचेज किए जाते हैं। और होलसेल प्राइस इंडेक्स जो है ये होलसेल गुड्स का बताता है। यू मस्ट नो द डिफरेंस बिटवीन हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन।
ठीक है। हेडलाइन, ये दो तरह का इन्फ्लेशन भी आपको याद रखना है, पढ़ना है, ये आपको खुद पढ़ना है, दिस इज योर होमवर्क। हेडलाइन एंड कोर इन्फ्लेशन क्या होता है, ठीक है। और जो वॉलेटाइल कमोडिटीज होती हैं, जैसे जिनके प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, दैट इज लाइक फूड, दैट इज लाइक फ्यूल, है ना, वो किस में ऐड नहीं होती, यू मस्ट नो, ठीक है। ये चीज़ें आपको पढ़नी है। सो इसका जो बेस ईयर है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का 2012, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड होलसेल प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर जो है 2011-12, और जीडीपी का बेस ईयर जो है दैट इज आल्सो 2011-12। तो इनके बेस ईयर्स आपको याद रखने हैं, फाइन। फिर ये कुछ इंडेक्स है, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स किसने दी है, यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स वर्ल्ड बैंक ने दिया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वर्ल्ड बैंक। ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स एंड जेंडर गैप इंडेक्स दोनों वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल इनइक्वालिटी इंडेक्स ऑक्सफैम रिपोर्ट के द्वारा दिया गया। मल्टी डिमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स यूएनडीपी, दैट इज यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। एंड ओपीएचआई, ओपीएचआई जो है इसकी फुल फॉर्म ना ऑक्सफोर्ड पावर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, यही है ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव, ठीक है। फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स किसके द्वारा दिया गया, नीति आयोग। ये सारे इंडाइसेस जो है ये हम ह्यूमन अपना उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पढ़ेंगे, बिकॉज ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के सिलेबस का ही पार्ट है आपकी, ठीक है। तो यहाँ पे लेटेस्ट अब बात पढ़ते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की जो रिपोर्ट है 2021-22 जिसमें इंडिया का रैंक जो है 132 गया है। 191 कंट्रीज में से इंडिया का रैंक 132 गया। सो इसका टाइटल क्या था, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट है इसका टाइटल रहा अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स। अनसर्टेन टाइम्स अनसेटल्ड लाइव्स, दैट इज शेपिंग आवर फ्यूचर इन ए ट्रांसफॉर्मिंग वर्ल्ड, ठीक है। सो इसका ये थीम रहा था और इंडिया का रैंक 132 रहा था, ये चीज। और इससे पहले जो 2021 की रिपोर्ट थी उसमें इंडिया का रैंक 131 रहा था। अब इंडिया का रैंक एक पीछे हो गया, 132 हो गया, ठीक है। अच्छा, इस फाइनेंस कमीशन बाद में करते हैं, 1 मिनट, इस पर तो अलग भी लेक्चर ले लेंगे। अब ये आइए पॉवर्टी एस्टिमेट्स बाय डिफरेंट कमेटीज। तो ये आपको करना क्या है इसमें, एक तो ये है हमारी तेंदुलकर कमेटी और ये है रंगाराजन कमेटी। पावर्टी की कमेटीज भी करनी है सारी हमको, वो हम करेंगे स्पेशल जो आपका कमेटीज वाला लेक्चर होगा उसमें। इसमें लेटेस्ट 2011-12 का आपको पता करना है। सो तेंदुलकर कमेटी के अकॉर्डिंग 25.7% पॉवर्टी एस्टिमेट, 13.7 अर्बन में है, 25.7 रूरल में है। टोटल इसका पॉवर्टी एस्टिमेट 21.9 है अकॉर्डिंग टू तेंदुलकर कमेटी। आरपीएससी जो का एग्जाम दे रहे हैं कॉलेज लेक्चरर का, उनके लिए फिगर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनके सिलेबस में है ये। रंगाराजन की जो कमेटी रूरल का 30.9% है, अर्बन का 26.4% है, टोटल जो है वो 29.5% है, ठीक है। सो आपको ये 2011-12 का ये वाला डाटा याद रखना है, तेंदुलकर एंड रंगाराजन कमेटी का। अर्बन की पॉवर्टी कम आ रही है रूरल से, है ना, 25.7, 13.7, टोटल 21.9। इसी तरह रंगाराजन रूरल 30.9, अर्बन 26.4, टोटल 29.5, ठीक है जी। अच्छा, इसके अलावा कुछ जो हमारे समिट्स होते हैं, कुछ मीटिंग्स होती हैं, उनके थीम्स एंड उनके कहाँ पे वो मीटिंग्स हो रही हैं 2023 में, कहाँ पे हुई है, कहाँ पे होनी है, वो चीज़ देखिए। जो भी ये हमारी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस हैं, जैसे अपना इनके जो वो हमको पढ़ने हैं ना, WTO क्या होता है, IMF क्या होता है, वर्ल्ड बैंक क्या होता है, G20 क्या होता है, सार्क क्या होता है, ये इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का हिस्सा है, ये इंडियन इकोनॉमी का हिस्सा नहीं है। तो वो हम इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स का जो भी कोर्स करेंगे उसमें करेंगे, इसमें नहीं। इसमें सिर्फ मुझे उसके रिलेटेड आपको करंट जो समिट्स हैं, करंट मीटिंग्स हैं, वही बतानी है, ठीक है। सो ये देखिए, अब 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस WTO की, और आपको WTO के सारे पिछले राउंड्स पता होने चाहिए, जैसे मैंने अभी बताया, दैट इज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो उसमें आपको WTO के सारे राउंड्स यू मस्ट नो, पहला राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, सारे राउंड बड़े ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो हम करेंगे जब भी हम अपने पेड क्लासेस में इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स करेंगे, जून वाले डिटेल्ड बैच में,
तो सारे राउंड हम डिटेल में पढ़ेंगे, आपको कहीं और से कुछ पढ़ने की उसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, एक चीज और, जो आपके रिफॉर्म्स हैं जिसमें हमारे आते हैं कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म्स। कैपिटल मार्केट के रिफॉर्म्स जिसमें सेबी आ जाता है, एनएससी आ जाता है, बीएससी आ जाता है, दीज आर आल्सो पार्ट ऑफ मनी एंड बैंकिंग कोर्स। तो वो मनी एंड बैंकिंग कोर्स का हिस्सा है, क्योंकि वो बहुत डिटेल्ड चीज़ें हैं। एनएससी के बारे में, बीएससी के बारे में हमको पहले सारा पढ़ना पड़ेगा, दीज आर डिफरेंट टॉपिक्स। फिर सेबी के बारे में सारा पढ़ेंगे, फिर उसके बारे में जो तब से, जब से वो लॉन्च हुआ तब से लेके आज तक उसमें क्या क्या रिफॉर्म्स आए, क्या क्या बदलाव आए, ठीक है। सो उसमें बड़ी और चीज़ें भी साथ में आएंगी, अलग अलग बैंक्स, उनकी डेट्स, उनकी इस्टेब्लिशमेंट्स, फुल फॉर्म्स, क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज, सो दीज ऑल, ये सारा आपका मनी एंड बैंकिंग का स्टफ है, ठीक है। तो वो हम मनी एंड बैंकिंग वाले डिटेल्ड कोर्स में करेंगे, जो आपकी जिसकी क्लासेस दिसंबर से शुरू हैं, जो आपका एप्लीकेशन पर चलेगा, ठीक है। तो ये 13th मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस जो है WTO की, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की, कहाँ पे, आबू धाबी, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में होगी। डेट क्या है इसकी, 26 से 29 फरवरी 2024, ठीक है जी, ये आपको पता होना चाहिए। फिर यहाँ पे एशियन का भी आपको पता होना चाहिए, दैट इज एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस। तो इसकी जो मीटिंग है इंडोनेशिया में कहाँ पे, रीजन भी पता होना चाहिए, जकार्ता एक जगह है, कहाँ पे, इंडोनेशिया में। तो कब, 5 सितंबर, 5 सितंबर 2023 को ये हो गई है मीटिंग। कौन, कितनी मीटिंग है, 43rd एशियन मीटिंग है ये, 43rd एशियन समिट है ये, ठीक है। तो इसका थीम क्या था, एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ, एशियन मैटर्स एपिसेंट्रम ऑफ ग्रोथ। 43rd एशियन समिट था, जो 5 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया में हुआ, इंडोनेशिया की जगह जकार्ता, ठीक है। इसके अलावा और लेटेस्ट में आपका ये 18th G20 समिट, ये भी आपका 2023 में हुआ है, न्यू दिल्ली में। क्या इसका थीम था, थीम ये आई थिंक आप सबको पता होगा कि बड़ी चर्चा में रहा था, वासुदेवा कुटुंबकम, दैट इज, इसका मतलब वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इसका थीम, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा गया था, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, ठीक है जी, ये फाइन। तो मैं एक बार आपको फटाफट से सारा करंट दिखा देती हूँ, जो भी हमने पढ़ा। हमने IMF के एंड वर्ल्ड बैंक के ये एस्टिमेट्स पढ़े, फिर हमने टॉप 5 सेक्टर्स FDI के पढ़े, देन हमने थोड़ा लेटेस्ट डाटा पढ़ा, जिसमें 2011 के अकॉर्डिंग हमने सेक्स रेशो किया है, चाइल्ड सेक्स रेशो एंड टोटल फर्टिलिटी रेट, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, लिटरेसी रेट, मेल फीमेल, मतलब ये जो फिगर्स है ना, जब आप अलग अलग सोर्स से देखोगे ना, इनमें पॉइंट कुछ मतलब पॉइंट का कुछ फर्क आ सकता है, ठीक है। तो मतलब आपको एक अप्रॉक्सीमेट आइडिया लेना है, जैसे कि जो मेल है उनका लिटरेसी रेट 80.9 है, मतलब एक अप्रॉक्सीमेट जैसे लिटरेसी रेट है, आइडिया लेना है कि इट इज अबाउट 70 to 74%, मतलब वो आपको एक, कई बार क्या होता है सोर्सेज में पॉइंट इधर उधर हो जाता है, ठीक है। तो किसी सोर्स में जैसे 73 लिखा है, किसी सोर्स में 74 लिखा है, तो यहाँ पे सिर्फ एक अप्रॉक्सीमेट आपको वो फिगर याद रखना है, ठीक है। बाकी जिन चीज़ों में क्रोनोलॉजी याद रखनी है, उनमें आपको क्रोनोलॉजी याद रखनी है। अगर क्रोनोलॉजी याद रख रहे हो तो फिर परसेंटेज फिगर्स की वहाँ पे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मैं आपको अभी दिखाती हूँ मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जैसे ये अब हाईएस्ट पॉपुलेशन हम कर रहे हैं, यहाँ पे यूपी पहले नंबर पे है, तो ये आपको एब्सोल्यूट फिगर या इसका परसेंटेज फिगर याद नहीं रखना, आपको इसका क्रोनोलॉजी ही याद रखना है, ठीक है। तो ये हमने सारा लोएस्ट लिटरेसी किस में है, हाईएस्ट लिटरेसी किस में है, सारा पढ़ा यहाँ से। ओके, सो ये स्टेट वाइज सेक्स रेशियो बताया मैंने आपको सारा, जिसमें हाईएस्ट आपका केरला के, उसके बाद तमिलनाडु का आ रहा है। PM गति शक्ति के बारे में पढ़ा, बेस ईयर्स पढ़े हमने, इंडाइसिस पढ़े, देन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का लेटेस्ट रैंक, फाइनेंस कमीशन ही हमने अभी पढ़ा, एंड पॉवर्टी एस्टिमेट्स पढ़े, एंड जो लेटेस्ट समिट्स हैं उनके बारे में पढ़ा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं फाइनेंस कमीशन पर। तो फाइनेंस कमीशन भी हम इसी लेक्चर में ख़त्म करते हैं, फाइन। ओके, सो लेट्स सी 15th एंड 14th फाइनेंस कमीशन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। इससे हर बार क्वेश्चन आता है, इस बार भी आएगा ही आएगा। तो फाइनेंस कमीशन इन इंडिया, सबसे पहले ये देख लीजिए कब आई, आर्टिकल 280 में फाइनेंस कमीशन आया, बहुत बार पूछा गया एग्जाम में।
अच्छा, यहाँ पे एक एक्ट करना है हमको, दैट इज FRBM एक्ट। FRBM एक्ट की फुल फॉर्म रहती है फिजिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। तो जब ये एक्ट आया था, इसका उस टाइम पर एम था कि फिजिकल डेफिसिट को 3.3% करना है फाइनेंशियल ईयर के एंड तक, ठीक है। और दूसरा इसका एम था कि जो रेवेन्यू डेफिसिट है उसको 0.5% करना है हर एक फाइनेंशियल ईयर के एंड पर, ठीक है। और पर्टिकुलरली 2009 तक का एम था कि रेवेन्यू डेफिसिट को 0 करना है, मतलब आने वाले 5 सालों में। 2003 में एक्ट आया था, यानी कि 2009 तक रेवेन्यू डेफिसिट को 0 करना है, ये उस टाइम एक्ट का एम था। फिजिकल डेफिसिट को, इसका मेन काम ही यही है, फिजिकल डेफिसिट को कम करना, डेफिसिट्स जो है उनको कम करना, ठीक है। सो ये गोल्स इसके थोड़े से पढ़ लेना। उसके बाद आता है सेंटर स्टेट रिलेशंस। जो हमारी सेंटर लिस्ट है उसमें कुछ सब्जेक्ट्स आते हैं, जैसे डिफेंस, रेलवेज, एटॉमिक एनर्जी, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन एक्सचेंज। तो जो नेशनल इंपॉर्टेंस के सब्जेक्ट्स हैं वो सेंट्रल लिस्ट में आते हैं। स्टेट लिस्ट में आ जाते हैं, जैसे लॉ एंड ऑर्डर हो गया, पुलिस, जस्टिस, एजुकेशन, हेल्थ, ये स्टेट लिस्ट में आते हैं। तीसरी लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, इसमें कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट आते हैं, ठीक है। कॉमन इंटरेस्ट के सब्जेक्ट जैसे कि लेबर डिस्प्यूट, सोशल सिक्योरिटी, चैरिटीज, मैरिज, डिवोर्स एक्सेट्रा, ठीक है जी। तो ये हमने पढ़ लिया कि आर्टिकल 280 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसमें फाइनेंस कमीशन कॉन्स्टिट्यूटेड हुई थी। इसका मेन एम फाइनेंस कमीशन का क्या है? टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द नेट प्रोसीड्स ऑफ टैक्सेस बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स एंड अमंग स्टेट्स। तो जो सेंटर है वो स्टेट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेगा टैक्स प्रोसीड, एंड जब सेंटर से स्टेट की तरफ जा रही है डिस्ट्रीब्यूशन तो इसको हम वर्टिकल डिवोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। अमंग द स्टेट्स, जब स्टेट्स के बीच में, अलग अलग स्टेट्स के बीच में, 29 स्टेट्स हैं, सभी स्टेट्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूशन हो रही है, दैट इज हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो दो तरह की डिस्ट्रीब्यूशन है, दैट इज वर्टिकल डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर टू स्टेट, एंड जो बिटवीन स्टेट्स है दैट इज हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन, ठीक है। ये वर्टिकल डिवोल्यूशन में क्या है कि जो हमारी 15th फाइनेंस कमीशन है उसमें शेयर ऑफ टैक्सेस टू स्टेट्स, यानी कि वर्टिकल डिवोल्यूशन डिक्रीज हो गई 42% से 41%, यानी कि 14th फाइनेंस कमीशन में ये जो वर्टिकल डिवोल्यूशन थी 42% थी, ठीक है। और 15th फाइनेंस कमीशन में कम होकर 41% रह गई। यू मस्ट नो। इसके अलावा यहाँ पे 3 चीजें आपको पता होनी चाहिए: 13th फाइनेंस कमीशन, 14th फाइनेंस कमीशन एंड 15th फाइनेंस कमीशन, ठीक है। किस किस के द्वारा दी गई थी, यू मस्ट नो। ये तीनों आपको यहाँ पे रटे होने चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और आई थिंक आप में से ज़्यादातर को ये पता होगा, आता होगा, बिकॉज आप नए तो इकोनॉमिक्स पढ़ने हैं। इनके चेयरमैन की बात कर रही हूँ। हाँ, ठीक है। तो ये आप देख लेना, दीज आर इनके चेयरमैन। तो आगे हम पढ़ते हैं 15th फाइनेंस कमीशन। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप खुद पढ़ सकते हो। अब देखिए, तो मैंने यहाँ पे दोनों का कंपैरिजन किया, 14th फाइनेंस कमीशन एंड 15th फाइनेंस कमीशन। दोनों आपके रिवाइज हो जाएंगे, 14th भी एंड 15th भी, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन में जो 14th फाइनेंस कमीशन है उसमें कौन कौन से पैरामीटर्स थे और 15th फाइनेंस कमीशन में कौन कौन से, ये भी आपको पता चाहिए। जैसे 14th फाइनेंस कमीशन में इनकम डिस्टेंस लिया गया था, 15th में भी लिया गया, ठीक है। एक मिनट, पेन चेंज कर लो। 14th फाइनेंस कमीशन में 1971 की पॉपुलेशन को लिया गया था, 15th फाइनेंस कमीशन में उसे नहीं लिया गया। 14th फाइनेंस कमीशन में 2011 की पॉपुलेशन को लिया गया, 15th में भी लिया गया उसे। एंड एरिया वाला पैरामीटर भी दोनों में लिया गया। फॉरेस्ट कवर का पैरामीटर 14th फाइनेंस कमीशन में लिया गया था, बट 15th फाइनेंस कमीशन में फॉरेस्ट कवर हटाकर एक नया पैरामीटर बना दिया गया, दैट इज फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी। इसी तरह 15th फाइनेंस कमीशन में ये 2 पैरामीटर्स और नए आए, दैट इज डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस एंड टैक्स एफर्ट। तो 15th फाइनेंस कमीशन में कौन कौन से पैरामीटर्स लिए गए हैं, दोहराइए। इनकम डिस्टेंस लिया गया, पॉपुलेशन 2011 ली गई है, एरिया लिया गया, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी ली गई है,
डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस लिया गया, टैक्स एफर्ट लिए गए हैं। टोटल ये 6 पैरामीटर्स हमारे 15th फाइनेंस कमीशन में कंसीडर किए गए। ठीक है, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन के लिए, यानी कि स्टेट्स के विद इन स्टेट्स, अमंग द स्टेट्स डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। तो इसमें इनकम डिस्टेंस का परसेंटेज 14th में 50% था, 15th फाइनेंस कमीशन में कम करके 45% कर दिया गया। फिर 1971 की पॉपुलेशन 14th फाइनेंस कमीशन में 17.5% इसको शेयर दिया गया था, 15th में इस पैरामीटर को हटा दिया गया। ठीक है, 14th में 2011 की पॉपुलेशन को 10% शेयर दिया गया था, 15th में ये 15% हो गया। एरिया को दोनों में सेम है, देखिए दोनों में 15-15% है। फॉरेस्ट कवर 7.5% था 14th फाइनेंस कमीशन में, जैसे कि 15th में इसको हटा दिया, इसकी जगह पे नया पैरामीटर बनाया गया फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी, जिसको 10% दिया गया शेयर। ठीक है, अब फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का क्या मतलब है? दैट इज शेयर ऑफ डेंस फॉरेस्ट ऑफ ईच स्टेट इन द एग्रीगेट डेंस फॉरेस्ट ऑफ ऑल स्टेट्स। तो इसमें घने जंगल देखे गए हैं बेसिकली, इसमें सिर्फ जंगल देखे गए थे ना, इसमें घने जंगल देखे गए हैं कि टोटल सभी स्टेट्स में जितने घने जंगल हैं उनमें से उस पर्टिकुलर स्टेट में कितने घने जंगल है ना। तो जिस स्टेट्स में घने जंगल का ये शेयर ज्यादा है उसको जो सरकार सेंटर से कंट्री मिलेगा वो ज्यादा मिलेगा, है ना। फिर अगला पैरामीटर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का, जो 15th फाइनेंस कमीशन में जिसको 12.5% शेयर दिया गया। क्या मतलब इसका? स्टेट्स विद लोअर फर्टिलिटी रेट विल बी स्कोर्ड हायर। जिन स्टेट्स का फर्टिलिटी रेट कम होगा उनको ज्यादा इसका रिवार्ड मिलेगा, उनको ज्यादा शेयर मिलेगा, क्योंकि इससे उत्साहित होकर अगली बार जो दूसरे स्टेट्स हैं वो भी अपना फर्टिलिटी रेट कम करेंगे, जिससे दूसरे स्टेट्स जो हैं उनको भी फिर मतलब वो प्रोत्साहन मिलेगा कि हमको भी अपना फर्टिलिटी रेट कम करना है, ताकि अगले बार हम भी सरकार से ज्यादा शेयर ले सके, है ना। तो वो चीज। फिर टैक्स एफर्ट को 2.5% शेयर दिया गया। इसमें यह है कि रिवार्ड स्टेट्स विद हायर टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी, जिस स्टेट ने अच्छा टैक्स कलेक्शन किया। अब इसमें यह नहीं है कि जिसने टैक्स कलेक्शन ज्यादा की है। देखिए ऑब्वियसली सी बात है, अगर किसी स्टेट की पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो उसमें टैक्स कलेक्शन ज्यादा ही होगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी ज्यादा है। कहने का मतलब कि जिस स्टेट में टैक्स इवेड कम हुआ है, टैक्स की चोरी कम हुई है, टैक्स कलेक्शन एफिशिएंसी ज्यादा होने का मतलब कि लोगों ने टैक्स चोरी कम किया, ज्यादातर पॉपुलेशन में टैक्स जो है वो सही समय पर पे किया है। ठीक है ना, तो उसका रिवार्ड स्टेट्स को मिलेगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्रोनोलॉजी याद रखनी है। सबसे ज्यादा शेयर जो है 15th फाइनेंस कमीशन में किसको मिला है? इनकम डिस्टेंस को मिला है। दूसरे नंबर पर जो पॉपुलेशन है 2011 की एंड एरिया, इनको मिला है शेयर। तीसरे नंबर पे यहाँ पे इसको मिला है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को। 4th नंबर पर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी आया है एंड 5वें नंबर पर आया है टैक्स एफर्ट। तो ये आपको सेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछे जाएंगे, तो यू मस्ट रिमेंबर इट। फाइन, क्लियर। चलो इसके साथ ही ये हमारा सेशन खत्म होता है। होपफुली आपको अच्छा लगा ये सेशन, और जल्दी से फटाफट से एप्लीकेशन MS स्टडी गुरु डाउनलोड कर लीजिए, ताकि हम जो हमारे जून वाले एस्पायरेंट्स हैं सारा सिलेबस डिटेल्ड मैनर में पढ़ सके। ठीक है, और आपके जून वाले अटेम्प्ट को फ्रूटफुल बना सके। थैंक यू।